Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Class 9 chemistry, chapter number 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को प्रेजेंट किया था टू केमिस्ट ने। द फर्स्ट वन जे चार्ल्स और सेकंड केमिस्ट था गे लोसिक। इन दोनों केमिस्ट ने जो लॉ प्रेजेंट किया था उस लॉ को हम क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ शो अस ये पॉइंट आपने नोट करना है। शो अस और इट एक्सप्लेन अस द रिलेशनशिप between volume of gas and टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हमें एक्सप्लेन करता है कौन से लॉ? चार्ल्स लॉ। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये कंडीशन होगा और कंडीशन ये है कि ये हमें रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। लेकिन कंडीशन क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर होगा। जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तब ये लॉ जो है ये हमें रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेगा बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, लॉ का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज को? एब्सोल्यूट टेम्परेचर को एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम एक्सप्लेन करेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। लेकिन ये पॉइंट आपने नोट करना है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन से टेम्परेचर को? एब्सोल्यूट, ओनली टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास का मतलब क्या है? फिक्स्ड मास का मतलब ये है, फर्ज करें आप 3 ग्राम गैस ले ले तो फिर ये 3 ग्राम आपने कांस्टेंट रखना है, इसमें ना तो कुछ ऐड करना है और ना इससे कुछ रिमूव करना है। मतलब ये है कि मास आपने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। इसी तरह प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है, तब वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जो स्केल है, द फर्स्ट स्केल है फ़ारेनहाइट, सेकंड स्केल है सेंटीग्रेड और थर्ड स्केल है केल्विन। ठीक है। और केल्विन एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। ठीक है। केल्विन एसआई यूनिट है किस चीज का? टेम्परेचर का। तो जब हम टेम्परेचर कौन से स्केल में लेते हैं? केल्विन स्केल में, तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है कि टेम्परेचर आप लेंगे कौन से यूनिट में? केल्विन स्केल में आप लेंगे, तब ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज को? वॉल्यूम ऑफ द गैस को। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसी तरह ये भी एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर ये है। ठीक है। लेट सपोज इसमें गैस है, ठीक है, और इसका मास है 3 ग्राम, और इसमें भी गैस है, इसका मास भी 3 ग्राम, इसका मास भी 3 ग्राम, ये आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है। प्रेशर लेट सपोज यहाँ पर प्रेशर है 1 atm, यहाँ पर भी 1 atm,
यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज टेम्परेचर है 100 केल्विन। कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट में जब हम इसको कौन से स्केल में लें, कौन से यूनिट में लें, केल्विन में लें, तब ये क्या होगा? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दे, यहाँ पर कर दे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि इस टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं, यहाँ पर 100 केल्विन, यहाँ पर 200 केल्विन। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, कोलिजन पर सेकंड या पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या होगा? ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम इतना है, यहाँ पर वॉल्यूम इतना है, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे। यहाँ पर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है या नंबर ऑफ पार्टिकल का जो मोशन है वो इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और यहाँ पर कोलिजन भी इंक्रीज होगा। जब कोलिजन इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया ये मॉलिक्यूल अप्लाई करते हैं, तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव होगा, और जब ये अपवर्ड मूव करता है तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होगा? कि फिक्स्ड मास ऑफ द गैस होगा और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैथमेटिकली ये ना हम इसी तरह लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम एज अ सेम हम लिखेंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए हम इक्वलिटी का साइन लगा लेंगे, और क्या लगा लेंगे? कांस्टेंट के एंड टी एज अ सेम लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड बोथ साइड बाय टी, वी विल गेट v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है इक्वेशन नंबर 1, v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी तरह या इस इक्वेशन से चार्ल्स लॉ को हम एक और डिफिनीशन कर सकते हैं कि रेशो ये क्या है? v डिवाइडेड बाय t, ये एक रेशो है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर इसका वैल्यू क्या होगा? यानी जब आप V के वॉल्यूम का वैल्यू डिवाइड करते हैं टेम्परेचर से, तो इससे क्या वैल्यू आएगा? कांस्टेंट। तो सेकंड डिफिनीशन है द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आया ये कांस्टेंट होता है या नहीं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, V डिवाइडेड बाय T या द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्ज करें मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर ये है, और एक सिलेंडर ये है, तीनों में गैस है। लेट सपोज 300 या 3 ग्राम या 4 ग्राम या 5 ग्राम गैस है, लेकिन इस गैस को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। लेट सपोज यहाँ पर प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो 200 केल्विन है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 200 केल्विन, और यहाँ पर 200 केल्विन पर लेट सपोज वॉल्यूम है 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ। लेट सपोज टेम्परेचर है 400 केल्विन, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मोशन इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होता है तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेट सपोज यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, 200 पर 100 ml वॉल्यूम है, 400 पर कौन सा होगा, 200 या 200 ml वॉल्यूम होगा, और ये है T1 और ये है V1। इसी तरह T2 है, T2 लेट सपोज 600 है, ठीक है, 600 केल्विन, और V2 वॉल्यूम है, लेट सपोज ये भी इंक्रीज होगा, ये है 300 ml वॉल्यूम और इंक्रीज होगा। ठीक है, ला है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और डिफिनीशन है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। लेट सपोज मेरे पास है V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर V का वैल्यू क्या है, 100 ml, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, 200 ml। तो ये जीरो एक दूसरे के साथ कैंसल होगा, और K का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इसी तरह V1 डिवाइडेड बाई T1, V1 डिवाइडेड बाई T1, इसका वैल्यू भी इक्वल होगा, यानी रिमेन कांस्टेंट होगा। V1 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाई T1 है 400, ये एक दूसरे के साथ कैंसल होगा, और इससे क्या वैल्यू आएगा, 1/2। इसी तरह V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू, V2 का वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाई T2 का है 600, ये कैंसल होगा, 3 1 3 3 2 6, तो इससे भी क्या वैल्यू आएगा, 1/2। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो है वो रेशो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड स्केल में लेंगे तो फिर ये रेशो जो है, ये रेशो कांस्टेंट नहीं होगा। फर्ज करें मेरे पास है टेम्परेचर, लेट सपोज T1, सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर लेते हैं कि आया ये रेशो सेम या कांस्टेंट है या नहीं है। तो मेरे पास टेम्परेचर है T1, लेट सपोज T1 है मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और V1 होगा, लेट सपोज V1 है 432 या 400 इज इक्वल टू 432 ml। और T2 है, T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और V2 इज इक्वल टू लेट सपोज 590 ml। ठीक है, अब डिफिनीशन ये है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इससे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू सेम होगा। कंडीशन क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर होगा, और टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर क्या लिया है, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिया है सेंटीग्रेड, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। तो V1
अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर V1 डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू क्या है 1/2, V2 डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू क्या है वो भी 1/2 है। तो देयरफॉर V1 डिवाइडेड बाई T1 ये इक्वल होगा V2 डिवाइडेड बाई T2। ये मेन इक्वेशन है चार्ल्स लॉ का, यानी V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इससे जो वैल्यू आता है और इससे जो वैल्यू आता है ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा और टेम्परेचर कौन सा होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। टेम्परेचर मैंने क्या लिया है, सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। V1 का वैल्यू है 432 डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू है 590 डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू है 100। ठीक है, अच्छा, तो इससे क्या वैल्यू आएगा, इससे वैल्यू आएगा 43.2 इज इक्वल टू 5.90। तो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब यहां पर जो डिफिनीशन हमने किया था कि द रेशो टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन ये रेशो जो है ये कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह होता कि ये लेफ्ट साइड जो है ये इक्वल होता राइट साइड, तब ये ला ओबे होता, ये डिफिनीशन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ये टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे तब क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज को, टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है कौन से स्केल में, सेंटीग्रेड में, तो पहले आप ये केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और केल्विन के लिए फार्मूला है K टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। यानी आपको जो टेम्परेचर दिया गया है सेंटीग्रेड में उसके साथ आपने प्लस करना है 273। जब आप इसके साथ 273 प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा टेम्परेचर इन केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं कन्वर्ट करता हूं, यहां पर T1 क्या था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 T1 क्या होगा केल्विन में, केल्विन में होगा T1 इन केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 10, सेंटीग्रेड क्या है 10 प्लस 273, तो इससे क्या वैल्यू आएगा 283। ठीक है, अब T2 क्या है, T2 100 सेंटीग्रेड है, 100 के साथ में क्या प्लस करूं 273, तो इससे क्या वैल्यू आएगा 373। ये है T1 और ये है T2। ठीक है, अब मैं ये रेशो मालूम करना चाहता हूं कि ये रेशो कांस्टेंट होगा या नहीं। तो यहां पर मैं करता हूं कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। V1 क्या था, V1 था 432, T2 क्या है, सॉरी T1 एब्सोल्यूट T1 है 283 इज इक्वल टू V2 क्या है 590 डिवाइडेड बाई और T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है 373। आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या वैल्यू आएगा 151.58 इज इक्वल टू, इससे भी वैल्यू आएगा 1.58। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने नोट करना है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ये इक्वल कब होगा, जब आप टेम्परेचर लेंगे, कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे। तो क्या होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब चार्ल्स लॉ का
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपने क्या लेना है, टेम्परेचर इन केल्विन, और वाई एक्सिस पर आपने क्या लेना है, वॉल्यूम। लेफ्ट से राइट की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा और बॉटम से टॉप की तरफ क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जो भी क्वांटिटी या जो भी टू वेरिएबल एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यानी जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है तो उससे जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, इसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर लेट सपोज 100 के, यहाँ पर 200 के, यहाँ पर 300 के, वॉल्यूम लेट सपोज 50, 100, 150, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर कम है, वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर और ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट मास आपने कांस्टेंट रखना है, टू क्या प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है, या मास की जगह आप एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अच्छा, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने एक ट्राइंगल बनाना है। लेट सपोज ये है एक ट्राइंगल, इसी तरह एक ट्राइंगल आपने बनाना है और दरमियान में एक लाइन ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर T1 क्या है, मैंने छोटा लिखा है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर लो है, जब टेम्परेचर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वो भी लो होगा। टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर और इंक्रीज होता है, वॉल्यूम और इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, और इंक्रीज होगा। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ।